इक्विलिब्रियम। आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन दो साइंटिस्ट जो है उन्होंने मिलकर रिप्रेजेंट किया था, कैटो गुल्बर्ग और पीटर वेज। 1869 में उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन को रिप्रेजेंट किया था। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले हम दो टर्म्स है हमारे पास, उन टर्म्स का अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। एक है हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो है एक्टिव मास। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट से मुराद स्पीड ऑफ द रिएक्शन है, यानी किस स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, रेट। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर इन रिवर्स डायरेक्शन। और उसके अलावा एक्टिव मास जो है हमारे पास, एक्टिव मास वो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी रिएक्टेंट का जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4 किलो जो है वो चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन हम यूज़ उसमें से 1 किलो कर रहे हैं, तो वो जो यूज़ हम कर रहे हैं 1 किलो, वो उस चीज़ का क्या होगा, एक्टिव मास होगा। जो रेस्ट में है वो हमारे पास एक्टिव मास नहीं होगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स का जो मास पार्टिसिपेट कर रहा होता है वो उसका क्या कहलाता है, एक्टिव मास कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज को या लॉ ऑफ मास एक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन या केमिस्ट्री में जो हम एक्टिव मास के टर्म को यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल और माइनस के साइन के साथ पर डेसीमीटर क्यूब। और अगर आप इसमें स्लैश डालेंगे तो फिर आपको माइनस का साइन डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस का जो एक्टिव मास है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। आपको इस चैप्टर में या इस टॉपिक में कहीं पे भी जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में नजर आएंगे तो उसका मतलब होगा कि ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब में इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन और एक्टिव मासेस ये दो टर्म्स हैं जो यहाँ पर बहुत डिटेल से यूज होंगी। तो हमारे पास सबसे पहली है इसकी डेफिनेशन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको कैटो गुल्बर्ग और पीटर वेज ने डिफाइन किया था। किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्या है कि रेट जो है इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of active masses of reactants। ठीक है, ये मैंने आधी डेफिनेशन लिखी है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक जो डेफिनेशन है इसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो रेट है केमिकल रिएक्शन का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस के। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट का, और अगर इससे ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनके प्रोडक्ट्स के। जैसे दो रिएक्टेंट्स है तो R1 और R2 का जो एक्टिव मास है उसका प्रोडक्ट यानी दोनों के एक्टिव मासेस को जो है वो उसका मल्टीप्लाई करके उसके दोनों के एक्टिव मासेस का हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का अलग से कैलकुलेट होगा और रिवर्स रिएक्शन का अलग से कैलकुलेट होगा, और फिर उसके बाद हम दोनों रेट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट इस डेफिनेशन का क्या है, रेज टू पावर coefficients of that balanced equilibrium।
ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses of reactants raised to power which is the coefficient of reactants in a balanced chemical equilibrium। अब कोफिशिएंट्स क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं और हमारे पास बन रहा है 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट RF और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या है RR है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखें तो इसका रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन और आयोडीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू एक्टिव मास ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के डेफिनेशन का रेज टू पावर व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इसके साथ भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का 1 मोल यूज हो रहा है, तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है पावर की सूरत में। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखती हूँ, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। अब रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और ये क्या बन जाएगी प्रोडक्ट्स। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो ये जो 2 है इसका कोएफिशिएंट, ये इसका क्या बन जाएगा पावर बन जाएगा। डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एक जनरल रिएक्शन से। हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A plus B will give us C plus D, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम RF से रिप्रेजेंट करते हैं। RF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B, इसको एक्टिव मास भी कहेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स की सूरत में ही लिखा जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलाइज करने के लिए, इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमेशा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF, ठीक है। KF क्या है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट हमारे पास C इंटू D, यानी एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट बन गए हैं, फॉरवर्ड में ये क्या है प्रोडक्ट। रिवर्स ओवरऑल रिवर्स डायरेक्शन में हम इनको प्रोडक्ट ही कंसीडर करते हैं। सो इसको रेट को हम RR से प्रेजेंट करेंगे और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D के। RR प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वलाइज में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो KR इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन और इनटू हमारे पास C इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा D आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। हमने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की एक साइड जो है वो इक्वल है तो दूसरी साइड जो है इसको हम इक्वलाइज कर सकते हैं। तो RF की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला में KF इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू KR इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। R की जगह हमने उसके पुट कर। अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को एक साइड पर ले आएंगे और कंसंट्रेशंस को एक साइड पर ले जाएंगे। तो KR इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और A और B उधर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे।
अब ये जो हमारे पास रेशियो आई है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की, रेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन, ये ओवरऑल हमारे पास पूरे रिएक्शन के कांस्टेंट्स हैं और पूरे रिएक्शंस के कांस्टेंट्स को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पर Kf पर Kr किसके इक्वल आ गया, Kc के इक्वल आ गया, ठीक है। तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू B। अब C और D, अब ये हमारे पास ओवरऑल पूरे रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आ गई है और ये Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। Kc जो है ये ओवरऑल रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और C और D जो है इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसको जनरली प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि अभी हमने इसको सिर्फ लिखा है हाफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमने लिखी थी रेज टू पावर व्हिच इज कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट है इसके साथ, यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये इन एक्टिव मैसेज की कंसंट्रेशन की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो A की पावर A, B की पावर B, ठीक है। इस तरह से ये सब जो है इस तरह से C D A B ये सारे जो जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनके क्या बन जाते हैं, कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, ये किसके इक्वल है, इट इज अ रेशियो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे फिर, इट इज अ रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप इसकी देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू पावर कोएफिशिएंट्स व्हिच इज इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, यहाँ पे आपने उनकी रेट एक्सप्रेशंस जो है वो लिखनी है, निकालनी है आपने उनकी रेट एक्सप्रेशंस। एक की मैं आपको निकाल के बता रही हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 NH3, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन इनटू हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट 3 है जो इसकी पावर बन जाएगा। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf इनटू N2 इनटू H2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम लिखेंगे, हमारे पास कोई ये मान हो गई। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, उसकी पावर जो उसका कोएफिशिएंट है 2 बन जाएगा, ठीक है। और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे Kr, तो ये NH3 की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वैल्यूज पुट करेंगे हम Kf इंटू N2 इंटू H2 की पावर 3 इज इक्वल टू Kr इंटू NH3 की पावर 2, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स को एक साइड पर कर लेंगे और कंसंट्रेशंस एक साइड पर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि रेशियो जो Kf और Kr की रेशियो है ये किसके इक्वल है, हमारे पास Kc के इक्वल है। सो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय N2 इनटू H2, ठीक है। दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अमोनिया। इसी तरीके से आपकी बुक में 2 मज़ीद एग्जांपल्स हैं जो आपने खुद सॉल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह कल हम जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके यूनिट्स जो है वो ड्राइव करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया अमोनिया के लिए। इसी तरह से आपने मुझे 2 एग्जांपल जो है उनको सॉल्व आउट करना है बुक में जो मौजूद है आपकी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स को ड्राइव करना सीखेंगे।